बाद रक्षाबंधन की छुट्टी पड़ गई और साथ में साथ रक्षाबंधन के लड्डुओं ने जो है जुकाम कर दिया। ठीक है। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 7 सभी लोग आ जाइए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और यूपी जीके के कितने क्वेश्चन बच्चों, 20 क्वेश्चन। डेली जो है 8 PM पर आपका, कब से, मंडे टू सैटरडे, डेली आपके जो है मंडे से लेकर सोमवार से लेकर शनिवार तक आपका जो है डेली 8 बजे शाम को लाइव क्लासेस होती है ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 7। ठीक है, या फिर कहे आपके ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, या 7वां सेट पेपर आपको करवाने वाले हैं यूपी SSSC AGTA 2024 के लिए। जो भी हमारे भाई बहन AGTA की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। डेली 8 PM पे आपकी क्लास जो है चलती है। आवाज बढ़िया आ रही होगी? सभी लोग आ जाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। गुड इवनिंग राहुल सिंघानिया जी। सबसे पहले चीजें बताना चाहूंगा कि आपका जो ब्रह्मास्त्र बैच है, वो उसका जो है 60 सेट पेपर विद वीडियो सॉल्यूशन, आपका वीडियो सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर करवाते हैं और आपका जो है PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो 40 टॉपिक वाइज फुल सेट, 20 फुल लेंथ सेट और वीडियो सॉल्यूशन, 60 टेस्ट पेपर आपको या सेट पेपर मिलने वाले हैं, जिसको आप कहीं से भी प्रिंट करवा सकते हैं। सर आप बहुत अच्छा रीड करवाते हैं, धन्यवाद। KBK 143। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोगों को इसको वाई कर लेना है और पहले घर पर लगा के आना है ये सेट पेपर, फिर यहाँ पर वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे अपन। ठीक है, तो ये सेट पेपर आपको मात्र 249 रुपए में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से खरीद सकते हैं। जय भीम गुरुजी, जय भीम। ये भी अलग चलता है इनका ट्रेंड। सर एग्रीकल्चर करंट डाटा भी बिल्कुल हम मंगवा देंगे आपको करंट डाटा। ठीक है सर, जल्दी करो, लीजिए, बैटरी इज लो। अच्छा, बैटरी लो है, चार्जिंग पे लगा लीजिए। हमारा 7वां सेट पेपर था, हमने जो है 6 सेट पेपर कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो 6वें सेट पेपर में हमारा क्या था बच्चों, तिलहनी फसलें थी 6वें सेट पेपर में। आज के सेट पेपर में क्या होने वाला है, रेशेदार फसलें व नकदी फसलें। ठीक है, बर्ड प्रोसेसिंग व एक्सेल प्रोसेसिंग के महत्वपूर्ण तथ्य और साहित्य, क्षेत्रीय भाषा एवं विरासत, यूपी जीके में। ठीक है, जय श्री राधे राधे गुरुजी, राधे राधे लोकेश लोधी जी, राधे राधे। आज जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप लोगों को जो है एक चीज लाए थे, वो है आपका जो है 80% ऑफ, 80% ऑफ सभी कोर्सों पे। ठीक है, जिसके लिए आपको कोड लगाना होगा कृष्णा। ठीक है, कृष्णा कोड लगाना है आपको, जो है 80% डिस्काउंट मिल जाएगा सभी चीजों पर। ठीक है, तो ये हमने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर थोड़ा सा प्रयास किया है आप लोगों के लिए। ठीक, अगला जो 8वां सेट पेपर रहेगा उसमें चारा वाली फसलें व मसाले फसलें रहेंगी, फसल उत्पादन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस के क्वेश्चन रहेंगे और सामाजिक रीति रिवाज और आपके पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। किसमें, आपके 8वें सेट पेपर में। आज आपका 7वां सेट पेपर है ब्रह्मास्त्र। ठीक, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं, हाँ बहुत बारिश हो रही है, जो बच्चे हमसे जो है ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते उनके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब कि बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग वाला आपका कैमरा ऑन रहेगा। एप्लीकेशन पे आपका डेली जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, डेली क्लासेस होगी, डेली लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी, कंप्लीट क्लास नोट्स मिलेंगे, ई बुक नोट्स प्रिंटेबल रहेंगे, 30 फुल लेंथ टेस्ट पेपर और 40 टॉपिक सेट और आपके 20 सिलेक्शन। ये जो है लगभग आपको 1500 का पड़ेगा सारा कुछ, लेकिन आप जो है कोड लगाओगे ना तो थोड़ा बहुत आपका 1200 या 1000 तक का पड़ जाएगा। ठीक है,
तो बढ़िया से लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस ज्वाइन करनी है आप सभी को, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी शुरू करवा दी है एजीटीए की आपके लिए, ठीक है, जिसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। सर ऐप का नाम क्या है? विजन एग्री एकेडमी। विजन एग्री एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और बढ़िया से देखो पीडीएफ नोट्स आपके लिए अरेंज करा दिए हैं, है ना, कृषि कंप्यूटर यूपीजी के संपूर्ण नोट्स, ठीक है, पूरा का पूरा प्रिंटेबल है। आप लोग वेबसाइट पे आराम से जाइए, डेस्कटॉप मोड पर डालिए और बढ़िया से कहीं से भी कंप्यूटर से प्रिंट करवा लो, ठीक है। 499 रुपए में आपको ई बुक्स मिलने वाली है विजन एग्री एकेडमी की, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, हमारे थोड़े से प्रोडक्ट है और इनको प्रमोट भी करिएगा, थोड़ा सा शेयर भी करिएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसमें से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी आपका बहुत हेल्प करता है हमारी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नंबर 7वां ब्रह्मास्त्र आज हम चलाने वाले हैं। ओपन कर दिया है हमने 7वां ब्रह्मास्त्र, ठीक है। और क्वेश्चन भी ऐसे कि कहीं और बाहर ना जाए, ठीक है। हमारा नेम है संजीव प्रजापति। माय नेम इज संजीव प्रजापति। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहले प्रश्न का, ब्रह्मास्त्र का पहला प्रश्न है बच्चों, गन्ने की बुआई की रेयूनगंस विधि का सुधार रूप है। रेयूनगंस विधि का सुधारा हुआ रूप है, सुधरा हुआ रूप है जावा विधि, कूर्ण विधि, समतल विधि, जैवलॉक विधि। डी। देखो लोकेश लोधी जी का आंसर आ गया है। आज पहली बार लाइव जुड़ा हूं, धन्यवाद लोकेश जी, ठीक है। डी आंसर आ गया बिल्कुल सही। जैवलॉक विधि जो है रेयोनगंस विधि का सुधरा हुआ रूप है। अगला क्वेश्चन, गन्ने की खेती हेतु मृदा का पीएच मान होना चाहिए 4.5 से 5, 5.5 से 6, या फिर आपका 6 से 7.5 या 7.5 से 8.5। आपका जो गन्ने की खेती हेतु मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? सभी लोग आ जाइए, पूजा हो चुकी होगी जन्माष्टमी की, ठीक है। आ जाइए, 8 बज चुके हैं। डेली आपकी जो है अब से आपका डेली क्लास चलेगी। थोड़ा सा सर्दी हो गई थी, इस वजह से गला बैठ गया था तो क्लास नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल सही सी आंसर आ गया दीपक कुमार एजी का 6 से 7.5। गन्ने की खेती हेतु मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए बच्चों? 6 से 7.5 होना चाहिए, 6 से 7.5 होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परवेश कुमार इटावा वाले तुम्हारे यहाँ से हम वापस आए थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रवेश कुमार जी। अच्छा 3 बजे होगी। अगला क्वेश्चन है, डी सकरिंग किससे संबंधित है? तंबाकू से, गेहूं, गन्ना या आलू? भैया तंबाकू किससे संबंधित है आपकी? डी सकरिंग। प्रवेश कुमार इटावा 3 लिख रहे हैं तंबाकू, बिल्कुल सही है। डी सकरिंग आपकी तंबाकू में होती है। गन्ना में कौन सी होती है? क्रॉपिंग होती है, सहारा देते हैं ना बाबा गन्ना में, ठीक है। आलू में क्या होता है आपका? अर्थिंग, मिट्टी चढ़ाना, ठीक है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, गन्ने का कितनी आंख वाला टुकड़ा बुआई के लिए उपयुक्त होता है? कितनी आंख वाला चाहिए होता है भैया? 3 आंख हो, 2 आंख हो, 7 आंख हो, 1 आंख हो? भैया 7 तो नहीं होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। तो बताइए सबसे उपयुक्त गन्ने का कौन सा टुकड़ा होता है? कितनी आंख वाला जो टुकड़ा है सबसे उपयुक्त है गन्ने का? हाँ, डी हॉल्मिंग भी होती है आलू में। 4A 3 आंख वाला सबसे उपयुक्त गन्ने का 1 आंख वाला जो टुकड़ा होता है ना सबसे उपयुक्त होता है। गन्ने में सहारा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रॉपिंग, निपिंग, रेटिंग या निकिंग?
गन्ने में सहारा देने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों? आपका जो है प्रॉपिंग कहेंगे, निपिंग कहेंगे, रेटिंग या फिर कहें निकिंग, क्या कहेंगे भैया? गन्ने में क्या देते हैं? सहारा। सहारा देंगे तो क्या होता है? प्रॉपिंग होता है। क्या होता है बच्चों? प्रॉपिंग। प्रॉपिंग कहा जाता है। गन्ने में सहारा देने की प्रक्रिया प्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है। बुआई के लिए 1/3 भाग टॉप से, हाँ ऊपर जो आपका गन्ना का मतलब कि बुआई के लिए जो भाग लिया जाता है या फिर कहीं टुकड़ा लिया जाता है वो ऊपरी भाग से 1/3 लिया जाता है। ये क्वेश्चन जो है एजीटी में पिछले साल पूछा गया है। ठीक है। निपिंग किस में करते हैं? आपका चने के अंदर करते हैं। रेटिंग किस में करते हैं? जूट में करते हैं। और निकिंग किस में करते हैं? बाजरा में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? बाजरा में। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में क्रॉप लॉगिंग शब्द का विकास किसने किया था? एच.एफ. क्लीमेंट्स ने, टी.एस. वेंकट रमन ने, जेथरो टोल, सी.एन. नेप। गन्ने में क्रॉप लॉगिंग क्या होता है भैया? गन्ने में न्यूट्रिएंट की कमी को दर्शाता है। गन्ने के गिरने को लॉजिंग कहते हैं। LODGING, ये लॉजिंग है। जब आपका गन्ना गिर जाता है तो उसे लॉजिंग कहते हैं। और लॉगिंग किसे कहते हैं? जब जो है, हाँ, जब आपका जो है न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी हो जाए, या फिर कहें पोषक तत्वों की अधिकता या फिर कहें अनियमितता हो जाए, तो उसे हम क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। और ये किसने दिया था बच्चों? एच.एफ. क्लीमेंट ने दिया था। क्रॉप लॉगिंग किसने दिया था बच्चों? एच.एफ. क्लीमेंट्स ने दिया था। क्रॉप लॉगिंग किसने दिया था बच्चों? एच.एफ. क्लीमेंट्स ने दिया। तो ऑप्शन ए एच.एफ. क्लीमेंट सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? इटावा वाले भैया ने हमारा एसटीए का पेपर छुड़वा दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है भैया। गन्ना एक है उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण या इनमें से कोई नहीं। गन्ना किस मौसम की फसल है? उपोष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है, या शीतोष्ण है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर बच्चों क्या होगा? तो भैया यहाँ पर सही आंसर हो जाता है C4 प्लांट है। हाँ ये तो सही है कि गन्ना भैया कैसा है आपका? एक तो भैया उष्ण कटिबंधीय है, ट्रॉपिकल है ना? क्या है? ट्रॉपिकल प्लांट है। और साथ में साथ क्या है आपका? क्रॉस पॉलिनेटेड है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। सेल्फ पॉलिनेटेड है। ठीक है। गन्ना क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड और C4 प्लांट है। तुम्हारे यहां जो है हमारी ट्रेन रुक गई थी। ट्रेन फिर इटावा से आगे बढ़ी ही नहीं। ठीक है। तो गन्ना जो है C4 प्लांट है। सॉरी, गन्ना एक सेल्फ नहीं, क्रॉस पॉलिनेटेड है। कैसी है भैया? क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है, या फिर कहें पर परागित फसल है। क्रॉस पॉलिनेटेड है। सॉरी बच्चों, जो आपकी गन्ना है C4 प्लांट है, उष्ण कटिबंधीय है, और साथ में साथ ट्रॉपिकल है, या उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल एक ही को बोल सकते हैं। ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, या फिर कहें जो है आपकी पर परागित फसल है। गन्ना स्वपरागित नहीं है, पर परागित है। ओ माय गॉड, आपका पेपर छूट गया सर। हाँ छूट गया था, क्या करें, ट्रेन नहीं पहुंच पाई। अगला क्वेश्चन है, कपास के पुष्पक्रम को जाना जाता है स्पाइक, रिसेम, एक्जिलरी या अम्बेल। आपका जो कपास का पुष्पक्रम होता है बच्चा, वो क्या जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो भैया देखो केबी के 143 लिख दिए हैं कि 8B रिसेम तो नहीं होता भैया, एक्जिलरी होता है। क्या होता है बच्चों? एक्जिलरी। कपास का पुष्पक्रम क्या होता है? एक्जिलरी होता है। रिसेम किसका होता है? लिख दो।
रिसेम किसका होता है, लिख दो जल्दी से कमेंट में। रिसेम पुष्पक्रम किसका होता है, जल्दी से लिख दो। सरसों का होता है। रिसेम इन्फ्लोरेंस टाइप किसका होता है भैया, सरसों का होता है। और किसका होता है, आम का होता है, मैंगो का होता है। एक्जिलरी फ्लावर, हाँ एक्जिलरी होता है, लोकेश लोधी एक्जिलरी होता है, ठीक है। एक्जिलरी ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, कपास के बीज में तेल की मात्रा होती है 15 से 25%, 10 से 12%, 30 से 35 या 40 से 45%। कपास के बीज में कितने परसेंट ऑयल होता है, तेल की मात्रा कितनी होती है, बताइए आंसर। ज्वार पेनिकल सही है। बताइए आंसर कि आपका जो है, आपका जो कपास का बीज होता है उसमें तेल की मात्रा कितनी होती है। तो सबको पता है 15 से 25% तेल होता है कपास में। अगला क्वेश्चन, जूट के लिए अनुकूलतम तापमान है 24 डिग्री सी, 34 डिग्री सी, 15 डिग्री सी या 40 डिग्री सी। तो जूट के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होता है, 34 डिग्री सी। ऑप्शन बी 34 डिग्री से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रेटिंग प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है, कपास, जूट, सनई या अनानास से। तो भैया जूट से संबंधित। जूट को सड़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेटिंग कहलाती है। जूट को सड़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, जो है रेटिंग कहलाती है। हाँ मैंगो का पेनिकल होता है, हाँ इसमें दिखा रहा था, रिसेमोज में दिखा रहा था एग्जाम्पल, तो मैंने बोल दिया। पेनिकल मैंने भी पढ़ा है, कंपाउंड रिसेम होता है। मैंगो का कंपाउंड रिसेम भी होता है और पेनिकल भी होता है। मेरा एग्जाम कानपुर था, कानपुर, ठीक है। तो जूट को सड़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेटिंग कहलाती है। जूट को सड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आपकी जूट से संबंधित है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, छिड़काव विधि से टोसा जूट की बीज दर। टोसा तो जानते हो ना, तोसा जो जूट होता है, ठीक है, उसकी बीज दर किससे, छिड़काव विधि से 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 7 केजी प्रति हेक्टेयर, 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जल्दी से बता दो कि टोसा जूट की बीज दर कितनी होती है, टोसा जूट की बीज दर कितनी होती है, जल्दी से बता दो। छिड़काव विधि से, कौन सी विधि से बच्चों, छिड़काव विधि से टोसा जूट की बीज दर कितनी होती है। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। टोसा जूट की बीज दर सभी ने देखो लिख दिया है, 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना होता है, 7 केजी पर हेक्टेयर। टोसा जूट की जो बीज दर होती है, ऑप्शन सी होगा, डी नहीं होगा बच्चा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। तो टोसा जूट की जो बीज दर होती है, अच्छा तुक्का लगा दिया। हाँ रिसेमोज मोस्टली पल्सेस का होता है, बिल्कुल सही बोले आप लोकेश लोधी जी। डी नहीं है यहाँ पर आंसर भैया, क्या नहीं है आंसर, डी नहीं है आंसर, सी है, ठीक है। 12वें का क्या है, सी है, ठीक है। तो तोसा जूट की जो बीज दर होती है छिड़काव से, वो कितनी होती है, टोसा को और क्या कहते हैं भैया, तोसा जूट को और किस का नाम से जाना है, कोरकोरस ओलिटोरियस।
कोरकोरस ओलिटोरियस। 7 केजी तो भैया छिड़काव विधि से होती है और लाइन स्विंग से होती है 5 से 6 किलोग्राम। लाइन स्विंग से कितनी होती है? 5 से 6 किलोग्राम। यदि लाइन स्विंग कर रहे हो या फिर कहें लाइनों में बुआई कर रहे हो, लाइन स्विंग के लिए कितनी चाहिए होती है भैया? लाइन स्विंग के लिए चाहिए होती है 5 से 6 केजी और आपकी छिड़काव विधि से 7 केजी पर हेक्टेयर। आपका जो है कोरकोरस ओलिटोरियस। कैप्सुलैरिस की बात करें बच्चों, आपके सफेद जूट की, तो पंक्ति में बुआई के लिए लाइन स्विंग के लिए जो है आपकी 7 केजी चाहिए होता है और छिड़काव से या ब्रॉडकास्टिंग से बच्चा आपका जो है 10 केजी चाहिए होता है। किसमें? आपका जो है आपके जो सफेद जूट होता है या कोरकोरस आपका जो है कैप्सुलैरिस होता है। ठीक, हाँ पैक्टिनियो गॉसिपियला अभी कॉटन पे नहीं आए हैं। अच्छा नीचे आ गया कॉटन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जूट में रेटिंग के लिए आवश्यक तापमान कितना है? 24 डिग्री सी, 34, 15 या 40? तो भैया 34 डिग्री सी आवश्यक होता है। जूट में रेटिंग के लिए जो आवश्यक तापमान होता है वो कितना चाहिए होता है? 34 डिग्री सी चाहिए होता है। ठीक, गुलाबी सूड़ी बिल्कुल सही, पिंक बॉलवर्म। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास किस कीट के प्रति प्रतिरोधी है? एफिड, गुलाबी सूड़ी, जैसिड, इनमें से कोई नहीं। तो पिंक बॉलवर्म या गुलाबी सूड़ी के लिए क्या है? रेसिस्टेंस है भैया। ठीक है, मॉन्सेटो इन इंडिया 2002 बाय महको, बहुत बढ़िया, लोधी जी, लोकेश लोधी जी। ठीक है, बीटी कपास किस कीट के प्रति प्रतिरोधी? गुलाबी सूड़ी या पिक्टोनोफोरा फोलिया गॉसिपियाला। ठीक है, पिक्टोनोफोरा गॉसिपियाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, कपास की सिकुड़ी पत्ती या क्रिंकल लीफ रोग किस कारण से होता है? जिंक की कमी, मैग्नीज की विषाक्तता, बोरोन की कमी या फिर कहें बच्चों पोटेशियम की कमी। कपास की सिकुड़ी पत्ती क्रिंकल लीफ रोग किस कारण से होता है? जिंक की कमी, मैग्नीज की विषाक्तता या बोरोन की कमी या पोटेशियम की कमी? हाँ जी, जो कि स्टोमच पॉइजन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैग्नीज की विषाक्तता, जो आपका कपास की सिकुड़ी या क्रिंकल लीफ होता है, मैग्नीज की विषाक्तता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, कपास के बॉल का दोषपूर्ण खुलना कहलाता है एक्जिलरी, तिराक या जिनिंग या टॉपिंग? तो भैया उसे हम तिराक कहते हैं। दोषपूर्ण खुलना, कपास के बॉल का दोषपूर्ण खुलना क्या कहलाता है? तिराक कहलाता है। क्या कहलाता है? तिराक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास में जिनिंग प्रतिशत कितना होता है? भैया 33% होता है। कपास में जिनिंग परसेंट कितना होता है? 33% होता है। अगला क्वेश्चन है, मूसला जड़ प्रणाली किस फसल में पाई जाती है? गेहूं, कपास, मक्का या धान? तो भैया कपास में पाई जाती है। जो कपास की जड़ होती है वो कैसी होती है बच्चा? मूसला जड़ प्रणाली होती है। ठीक है, कपास में जड़ प्रणाली कैसी होती है? मूसला जड़ प्रणाली होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, कपास में डीलिंटिंग क्या कहलाता है? कि भैया जब हम बीज को बोने जाते हैं तो छोटे छोटे रेसे रह जाते हैं। 15 का आंसर फिर से बताओ। 15 का आंसर, 15 का आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीज की कमी, विषाक्तता। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? एमएन की विषाक्तता। यहाँ पर तिराक है, यहाँ पर 33% है, यहाँ पर कपास है और यहाँ पर आपका H2SO4। डीलिंटिंग जो की जाती है आपकी H2SO4 के से की जाती है। किससे की जाती है बच्चों? H2SO4 से की जाती है। डीलिंटिंग क्या कहलाती है? सर आप आंसर पहले ही बताओ। ये क्या है भैया? लोकेश लोधी। देखो, डीलिंटिंग क्या होती है कि नॉर्मली जब हम बीज को बोने जाते हैं तो उस पर छोटे छोटे लिंट या फिर छोटे छोटे रेसे लगे होते हैं। ठीक है, तो उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? बीज से रेसा अलग करने के लिए उसको H2SO4 में भिगोते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका डीलिंटिंग कहलाता है। H2SO4 सही आंसर हो जाता है 19B। ठीक,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जा गया है कपास में, गन्ना, गेहूं या धान। तो भैया हमने अभी अभी बताया था क्रॉप लॉगिंग का संबंध किससे है, आपका गन्ना से है। और ये किसने दिया था, आपका जो है क्रॉप लॉगिंग किसने दिया था, एच.एफ. क्लीमेंट ने दिया था। किसने दिया था, एच.एफ. क्लीमेंट ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अर्धसाली गन्ने की बुआई होती है जुलाई अगस्त में, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च या अक्टूबर नवंबर। यहाँ पर मार्च होगा, फरवरी मार्च। जो आपका अर्धसाली गन्ना होता है, अर्धसाली गन्ना कितने दिनों का होता है, अर्धसाली गन्ना कितने दिनों का होता है, पहले मत बताओ, हाँ जी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये बताओ अर्धसाली गन्ना कितने दिनों का होता है। और ये कब बोया जाता है, अर्धसाली गन्ने की बुआई कब की जाती है बच्चा। तो भैया जो आपका अर्धसाली गन्ना होता है 18 महीने, देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया, आरपी सिंह, विपिन पाल लिख दिए हैं 18। अर्धसाली गन्ना जो है 18 महीने का होता है, इसके नाम पर मत जाना, ये अर्धसाली नहीं होता है, ये आपका 6 महीने का नहीं होता है, ये कितने महीने का होता है, 18 महीने का होता है ना। तो अर्धसाली गन्ने की बुआई होती है आपकी जुलाई अगस्त में की जाती है। कब बुआई कब की है, जुलाई अगस्त में। और ये कितने महीने का होता है, 18 महीने का होता है अर्धसाली। और इसे ही हम खरीफ गन्ना, खरीफ वाला गन्ना के नाम से जानते हैं, खरीफ में बोया जाता है खरीफ। इसको 16 से 18 याद रख के चलना, कभी कभी 16 भी क्या, 16 से 18 महीने की होती है अर्धसाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज प्लॉट तकनीक को अपनाया गया है टमाटर में, बैंगन में, आलू में, मिर्च में। सीड प्लॉट टेक्निक या बीज प्लॉट टेक्निक को किसमें अपनाया गया है, आलू में, टमाटर में, बैंगन में या मिर्च में। सीड प्लॉट टेक्निक का उपयोग किसमें किया गया है, बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहां पर। आलू 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 बिल्कुल सही। किसने दी थी सीड प्लॉट टेक्निक, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, किसने दी थी सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट तकनीक किसने दी थी, सीड प्लॉट तकनीक किसने दी थी भैया, पुष्कर नाथ ने। बीज प्लॉट तकनीक जो है आपके डिजीज फ्री या फिर कहें आपके वायरल रोगों से फ्री जो है आलू को डेवलप करने की तकनीक है, जो कि आलू में दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी, पुष्कर नाथ द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, पुष्कर नाथ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, 23वां प्रश्न है, आलू की बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा भाग उभरा है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र या पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बताइए आंसर, ए, बी, सी या डी, ए, बी, सी या फिर डी। आलू की बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा भाग उभरा है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र या पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर बात करें बच्चों सही आंसर की, तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। आलू की बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा भाग उभरा है, आपका उत्तरी मैदानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सीड प्लॉट तकनीक को आलू उत्पादन के लिए किसने विकसित किया, जी कालो, हरभजन सिंह, पुष्कर नाथ, कीर्ति सिंह। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, पुष्कर नाथ ने जो है सीड प्लॉट तकनीक को आलू उत्पादन के लिए दिया था। अगला क्वेश्चन, चिप्स सोना किसकी एक किस्म है, मटर, आलू, टमाटर, गन्ना। तो भैया आलू की। चिप्स किससे बनाते हो, आलू से बनाते हो ना, तो आलू की किस्म होगी ना चिप्स सोना, ठीक है। आलू की किस्म कौन सी है, होगी आपकी चिप्स सोना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर टीचर आरपी सिंह। अगला क्वेश्चन है, आलू का उत्पत्ति स्थान,
आलू का उत्पत्ति स्थान क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, चीन या भारत? आलू का उत्पत्ति स्थान बता दीजिए जल्दी से। आपका जो आलू का उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? आलू का उत्पत्ति स्थान क्या है आपका? जो है आलू का दक्षिणी अमेरिका। आलू का उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, ट्रू पोटैटो सीड तकनीक संबंधित है, अभी हाल पढ़ा था, किससे संबंधित है? आलू से। निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? कुफरी बादशाह, चिप्स सोना, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सिंदूरी। तो चिप्स बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है कौन सी भैया? चिप्स सोना वैरायटी। चिप्स सोना वैरायटी सबसे उपयुक्त है किसके लिए? चिप्स बनाने के लिए। ठीक है, पेरू लीमा, हाँ साउथ अमेरिका पेरू, सही है। अगला क्वेश्चन बच्चों, आलू के हरेपन से होता है पोषक गुणवत्ता में वृद्धि, पोषक गुणवत्ता में कमी, रोग प्रतिरोधता में वृद्धि, रोग प्रतिरोधता में कमी। तो भैया जब आलू आपका किसके सूरज की किरणों के सामने आ जाता है तो उसमें क्या आ जाता है? हरापन आ जाता है। और हरापन किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चा? सोलेनिन के कारण होता है। ठीक है, आलू को जो है पोषक गुणवत्ता में कमी लाता है। अगर ये आलू का हरापन आ जाए, किसके कारण होता है? जब आलू जो है हमारा प्रकाश या फिर कहें सूर्य की किरणों के सामने आ जाता है, उसमें एक पिगमेंट डेवलप हो जाता है या डाउनलोड हो जाता है। वो कौन सा है? सोलेनिन है। ठीक है, तो सोलेनिन पिगमेंट के कारण जो है आलू में हरापन होता है, जो कि पोषक गुणवत्ता में कमी लाता है। किसमें कमी लाता है बच्चों? पोषक गुणवत्ता में कमी लाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, आलू की अगेती किस्म कौन सी है? कुफरी बहार, कुफरी सीतमा, कुफरी ज्योति, कुफरी देव। आलू की अगेती किस्म कौन सी है? आलू की अगेती किस्म कौन सी है? कुफरी बहार, कुफरी सीतमा, कुफरी ज्योति या कुफरी देव। तो भैया कुफरी ज्योति जो है आलू की अगेती किस्म है। कौन सी भैया? कुफरी ज्योति जो है आलू की अगेती किस्म है, कुफरी ज्योति। ठीक है, कुफरी ज्योति जो है आलू की अगेती किस्म। अगला क्वेश्चन, आलू की पछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति है? कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी अलंकार। तो भैया कुफरी बादशाह जो है आलू की पछेती झुलसा प्रतिरोधी है। आलू की पछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति कौन सी? कुफरी बादशाह। आगे जो है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर जो है हमें 1 और 2 को मिलाना है, बढ़िया से मिलाइएगा। जैसे कुफरी चंद्रमुखी है, मध्यम प्रजाति है, कैसे? कुफरी सतलज, चिप्सोना 2, कुफरी देवा। बताइए बच्चों, इनको सही मिलान क्या होगा? सही मिलान क्या होगा? बुंदेली भाई अमित तिवारी, अमित तिवारी लिख दो। देखो बच्चों, जो आपकी कुफरी चंद्रमुखी है ये तो भैया अगेती प्रजाति है। कुफरी चंद्रमुखी कैसी है बच्चों? अगेती प्रजाति। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुफरी चंद्रमुखी कैसी है? अगेती है। कुफरी सतलज कैसी है? मध्यम प्रजाति है। ठीक है, चिप्सोना 2 निर्यातक प्रजाति है और कुफरी देवा पछेती प्रजाति है। ठीक, कुफरी चंद्रमुखी अगेती प्रजाति, कुफरी सतलज मध्यम प्रजाति, चिप्सोना 2 निर्यातक प्रजाति और कुफरी देवा पछेती प्रजाति। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 32 का बी सही हो जाएगा, ए नहीं होगा ना सी होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है, आलू की अगेती झुलसा बीमारी है मृदा जनित, वायु जनित, बीज जनित, उपरोक्त सभी। जो आपकी अगेती झुलसा बीमारी होती है आलू में, वो किसके द्वारा होती है? मृदा जनित है भैया, वायु जनित है या बीज जनित है या उपरोक्त सभी? बता दो आंसर। क्या हुई है? जो आपकी अर्ली ब्लाइट है फंगस के कारण होती है, अल्टरनेरिया सोलानी। किसके कारण होती है? अल्टरनेरिया सोलानी। अब बता दो भैया, आयरिस फेमाइन का ऐसे पढ़ो तो
आयरस फेमाइन पढ़ो तो आपको जो है लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा, बुंदेलखंडी में बोले पछेती झुलसा, ठीक है। हम बुंदेलखंड से हैं तो थोड़ी सी बुंदेली बोल देते हैं, ठीक है। तो जो लेट ब्लाइट है वो भी आपका फंगस से होता है, अर्ली ब्लाइट है ये भी फंगस से होता है। जो लेट ब्लाइट है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है, जो कि आपका जो है जो आयरस अकाल था, आयरलैंड में आयरस अकाल के लिए जिम्मेदार था। कब? 1845 में आयरस अकाल पढ़ो तो कहां पर? आपका आयरलैंड में। भयानक बीमारी थी लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और अल्टरनेरिया सोलेनाई से कौन सा होता है? अगेती झुलसा होता है। और ये कैसी है? मृदा जनित है भैया। कैसी है? मृदा जनित, ठीक है। जो आपकी अगेती झुलसा है या फिर कहें अर्ली ब्लाइट है। सर आपकी बोली अच्छी है। हाँ, बुंदेलखंडी में पढ़ाते नहीं है, थोड़ा सा बुंदेलखंडी मीठी भी है ना, बुंदेलखंडी मीठी भी है, ठीक। तो यहां पर सही आंसर भैया मृदा जनित हो जाता है। क्या हो जाता है? मृदा जनित हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, तने से रेशा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेटूनिंग, थ्रेसिंग, रेटिंग या स्मैशिंग? तने से रेशा अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तने से रेशा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भैया यहाँ पर देखो, रेटूनिंग तो देखो नहीं होगा, स्मैशिंग नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पर रेटिंग नहीं होगा। तने के रेशे को अलग करने की प्रक्रिया को हम स्ट्रिपिंग कहते हैं, स्ट्रिपिंग। एक गलत डल गया है ऑप्शन, स्ट्रिपिंग का। रेटिंग तो सड़ाना होता है ना बच्चा, रेटिंग क्या होता है? जूट को सड़ाना होता है, ठीक है। और स्ट्रिपिंग, थ्रेसिंग आपका किसी भी चीज को जो है आपका थ्रेस करना, जैसे आपका गेहूं के दाना निकालना होता है ना। रेटिंग नहीं होगा बच्चा। रेटिंग जो है जूट को सड़ाने की प्रक्रिया है। आपकी मथुरा की ब्रज भाषा बड़ी प्यारी है भाषा, ब्रज भाषा, ठीक है। तो स्ट्रिपिंग क्या होता है भैया? तने से रेशा अलग करने की प्रक्रिया को हम स्ट्रिपिंग कहते हैं। ऐसे ऐसे चुनते हैं तने को, ठीक है, स्ट्रिपिंग कहते हैं। रेटिंग नहीं, स्ट्रिपिंग। रेटिंग तो जूट को सड़ाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका जो है सी कर देते हैं, स्ट्रिपिंग। अगला क्वेश्चन, तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है गुणवत्ता, उपज, बीमारी प्रतिरोधकता, इनमें से कोई? रचाई या रंगाई या सुखाना? रचाई जो क्यूरिंग की जाती है भैया, वो तंबाकू में क्यों की जाती है? गुणवत्ता के लिए। किसके लिए? आपका गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। तंबाकू में रचाई किस लिए की जाती है बच्चों? गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ठीक है। गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो है रचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 36, 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आग से सुखाया जाता है? चबाने का तंबाकू, चुरुट का तंबाकू, बीड़ी तंबाकू, हुक्के का तंबाकू? किसको हम आग से सुखाते हैं? किस तंबाकू को हम आग से सुखाते हैं? बता दो आंसर। क्या हुई है? जल्दी से बताओ, कौन से तंबाकू को हम आग से सुखाते हैं? बताओ आंसर क्या हुई है? तो भैया चुरुट तंबाकू जो होता है, चुरुट तंबाकू को हम आग से सुखाते हैं। किसको सुखाया जाता है आग से? चुरुट तंबाकू। अगला क्वेश्चन, तंबाकू की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल कटाई की विधि अपनाई जाती है? कटिंग, रिपिंग, प्राइमिंग या पिकिंग? तो भैया हम क्या करते हैं? प्राइमिंग करते हैं। पत्तियों की क्या करते हैं? तुड़ाई करते हैं। और पत्तियों की तुड़ाई को हम क्या कहते हैं? आपका जो है प्राइमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पिकिंग नहीं होगा, प्राइमिंग होगा, ठीक है। तंबाकू के पौधे में प्रत्यारोपण किया गया है गेहूं की ग्लूटिन जीन का, जौ की हार्डिन जीन का, राजमा की फास्योलिन जीन का, या उपयुक्त सभी का? तो भैया तंबाकू में जो है सभी का जो है प्रत्यारोपण, आपके जो है गेहूं की ग्लूटेन भी डाली गई, जौ की हार्डिन जीन भी डाली गई, और आपकी राजमा की फैसियोलिन जीन, मतलब उपरोक्त सभी का प्रयोग किया गया है। प्रत्यारोपण मतलब सभी का प्रत्यारोपण किया गया है किसमें? तंबाकू में, ठीक है। तंबाकू किसका? सभी का प्रत्यारोपण किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 39, 39वां प्रश्न है,
प्रति हेक्टेयर तंबाकू की बीज दर कितनी है? 1000 से 2000 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 250 से 300 ग्राम या 500 से 550 ग्राम। तंबाकू की बीज दर भैया कितनी है? तंबाकू की बीज दर पूछी गई है, यहां पर आंसर करिएगा। शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। भैया तंबाकू की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है? 1000 से 2000 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट तंबाकू के जलने की गुणवत्ता में सुधार होता है नाइट्रोजन के प्रयोग से, फास्फोरस के प्रयोग से, पोटेशियम के प्रयोग से, जस्ते के प्रयोग से। तो भैया पोटेशियम के प्रयोग से जो है गुणवत्ता, अगर ये आप जलने के समय क्या कर रहे हो, पोटेशियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो है गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, राजमुंद्री, पुणे या हिसार? तो भैया राजमुंद्री में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजमुंद्री के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? राजमुंद्री के अंदर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 42वां प्रश्न है, तंबाकू पत्ती मरोड़ रोग विषाणु के कारण होता है। तंबाकू लीफ कर्ल वायरस, तंबाकू पत्ती कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलता है? एफिड्स के द्वारा, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, लीफ माइनर, लीफ माइनर किसके द्वारा फैलता है? तो भैया सफेद मक्खी द्वारा। जो आपका लीफ कर्ल, तंबाकू लीफ कर्ल हो गया, कॉटन लीफ कर्ल हो गया, ये किसके द्वारा फैलता है? आपका सफेद मक्खी के द्वारा। आपका जो है चिली लीफ कर्ल हो गया, ये भी आपका सफेद मक्खी। मैं देखो, मैं ज्यादा बातें तो नहीं बोल रहा हूं, जितना मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें से आपके जितने भी 120 प्रश्न थे ना, उसमें से 70 से 80 क्वेश्चन कवर किए हैं। 70 से 80 क्वेश्चन केवल हमारे नोट से आए हैं आपके यूपी एसटीए में। ठीक है, पीसीएस का जो एसटीए का पेपर हुआ था ना, उसमें 120 में से 70 से 80 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आए हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछ लेना। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछ लेना, 70 से 80 क्वेश्चन केवल, अभी हमने पूरा सिलेबस भी नहीं करवाया है, केवल 70 से 80 क्वेश्चन आपका जो है 120 में से विजन एग्री एकेडमी ने कवर किए हैं। 70 से 80 क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रहा, 70 से 80 क्वेश्चन केवल विजन एग्री की एकेडमी के कंटेंट से आए हैं। और एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जैक्ट लैंग्वेज बनी है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, 500 का एक हमने सेट दिया था आपको एग्जाम से पहले। ठीक है, बच्चों को हमने 500 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से डायरेक्ट 10 से 15 क्वेश्चन बने हैं। एक कम बड़ी बात होती है ना। 500 प्रश्न में से 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे बने हैं। ठीक है, आप नीचे जो है वेबसाइट, जिसको टेस्ट सीरीज लेनी है, वेबसाइट पर जाइए आप। विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ, पेपर मॉडरेट था। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के अंकुरण के लिए आवश्यक इष्टतम तापमान क्या है? 21 डिग्री सी, 23 डिग्री सी, 18 डिग्री सी, 32 डिग्री सी। कितना टेम्परेचर जो है तंबाकू के अंकुरण के लिए चाहिए होता है? जिसको भी जो भी कोर्स चाहिए है, या फिर कहें लाइव क्लासेस चाहिए, जो भी आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन और वेबसाइट का। और आज हमने जो है आपका जो जन्माष्टमी वाला बैच लॉन्च किया था, ठीक है, उसमें भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो तंबाकू के अंकुरण के लिए कितना इष्टतम टेम्परेचर चाहिए? आपका 21 डिग्री सी, 21 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तंबाकू के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तंबाकू स्वपरागित पौधा है, तंबाकू के क्षेत्र में उपस्थित मुख्य परजीवी खरपतवार कौन सा है? स्ट्राइगा, ओरावेंचे, कुस्कुटा, लोएंथस। तंबाकू के पौधे में कौन सा खरपतवार लगता है? परजीवी खरपतवार पूछा गया है भैया, तो ओरोवेंचे खरपतवार। कौन सा? ओरोवेंचे जो है मुख्य परजीवी खरपतवार लगता है किसमें? आपका तंबाकू में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45, 45वां प्रश्न है,
अंतिम उत्पाद को आवश्यक रंग, बनावट और सुगंध प्रदान करने के लिए तंबाकू के पत्तों से नमी को हटाना कहलाता है क्यूरिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग या टॉपिंग। देखो जब भी हम नमी को हटाएंगे तो क्या होगा बच्चों? क्यूरिंग होगा, सुखाना होगा, है ना, तो क्यूरिंग कहलाएगा। ठीक है, तो यार टोटल रूट पैरासाइट बिल्कुल सही है। जो आपका अंतिम उत्पाद को आवश्यक रंग, बनावट और सुगंध प्रदान करने के लिए तंबाकू के पत्तों से नमी को हटाना क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्यूरिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादक है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या रूस? कौन सा देश सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करता है? तो भैया चीन ही, चीनी लोग जो है सबसे खाते हमारे भारत में, कंजम्पशन तंबाकू का सबसे ज्यादा भारत में है, लेकिन उत्पादन कौन करते हैं? चीन वाले करते हैं, चाइना वाले करते हैं। अभी हाल देखो बच्चे आ जाएंगे, अभी हाल अभी मैं कल परसों चाय पीने गया एक मतलब कि यहीं पर एक थोड़ा सा रेस्टोरेंट है, वहां पर चाय पीने गया मैं, तो भैया 6-6 7-7 साल के बच्चे, वो इंडिपेंडेंट सिगरेट आती है एक, वो क्या कहे भाई, चाइना जो है प्रोडक्शन करता है, इंडिया में कंजम्पशन ज्यादा होता है आपका, है ना। अगला क्वेश्चन, गन्ने के संबंध में क्या सम्मिलित नहीं है? बीजोपचार, एगलॉल 3%, बीज हेतु 6 से 7 माह पुरानी फसल, बुआई हेतु ऊपरी भाग का अधिक प्रयोग, फूल निकलने के बाद बुआई करने में प्रयोग। कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? खाते भी चीन वाले हैं, नहीं भारत वाले खाते ज्यादा। फूल निकलने के बाद बुआई करने में प्रयोग, भैया फूल निकल आए ना तो उसके बाद गन्ने का प्रयोग मत करना बुआई के लिए, है ना। तो नॉर्मली हमारा यहाँ पर गलत क्या है? ऑप्शन डी। बाकी आपका बीजोपचार किससे? एग्लॉल से किया जाता है, ठीक है। और आपका बीज हेतु 6 से 7 माह पुरानी फसल का प्रयोग किया जाता है, और बुआई हेतु ऊपरी भाग का देख रहे 1/3, ऊपरी भाग का टॉप पोर्शन 1/3। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों पृष्ठ नंबर 48 की ओर। 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। 20,000 से 25,000, 30,000 से 35,000, 40,000 से 50,000, 60,000 से 75,000। बताइए कितने जो है 3 आंख वाले गन्ने के कितने टुकड़े चाहिए होंगे? बता दीजिए आंसर। 3 आंख वाले गन्ने के कितने टुकड़े चाहिए होंगे हमें? 3 आंख वाले, 3 कलियां या 3 आंख? हाँ ग्लूकोज होता है। सर जी आपने टाबा की घोड़ा चाय पी थी? नहीं पी थी भैया। वहां से जल्दी जल्दी आ गए थे, ठीक है। तो भैया 3 आंख वाले जो चाहिए होते हैं ना 35 से 40,000। कितना चाहिए होता है? 35 से 40,000। और यहाँ पर ऑप्शन में सही कितना है? 30 से 35, तो ऑप्शन बी 30 से 35,000 सही आंसर हो जाएगा। 2 आंख वाले आपके 60 से 75, 2 आंख वाले 2 कलियां, 2 बर्ड्स हैं, तो भैया कितना चाहिए? 60 से 75। और आपका अगर की 1 आंख है तो 1 लाख से 1,25,000 तक चाहिए होते। 1 लाख से 1,25,000, ठीक है। 1,25,000, 1 लाख से 1,25,000 चाहिए होते। 1 लाख से 1,25,000 अगर कि 1 आंख वाला है, 1 वर्डेड है, तो 1 लाख से 1,25,000 जो है हमें चाहिए होते। सर बुंदेली बोलिए। हम देखो कभी कभी बोलते हैं बुंदेली, हर टाइम नहीं बोलते बुंदेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना एक है माध्यमिक प्रकाश अवधि वाला, दीर्घ दिवस प्रकाश अवधि वाला, लघु दिवस प्रकाश अवधि वाला, ये उपरोक्त सभी। जो आपका गन्ना जो है शॉर्ट डे है बच्चा, लॉन्ग डे है, या फिर कहें डे न्यूट्रल है, या मीडियम डे वाला है? हम बुंदेली बोल देंगे तो तुम डर के भाग जाओगे, ठीक है राहुल सिंघानिया जी, ठीक है। तो आपका जो गन्ना होता है वो लघु दिवसीय प्रकाश अवधि वाला होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। सर आपका आप नहीं खुल रहा है, ऐप नहीं खुल रहा है, ऐप नहीं खुल रहा है, आप जाइए उस पर खुलेगा वो।
थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया है कि प्ले स्टोर से थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। विजन एग्री अकेडमी वेबसाइट पे चले जाइए, वेबसाइट से बाय कर सकते हैं आप लोग। वेबसाइट पे भी आप विजन एग्री अकेडमी .in पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। विजन एग्री अकेडमी .in, विजन एग्री अकेडमी .in, ठीक है। इस पर भी आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐप का ये दिक्कत चल रहा है, प्ले स्टोर से हट गया है, तो उसको आप लोगों को क्या करना है कि इंस्टॉल करना है, सेटिंग से ऑन करके इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली आपका, ठीक है। अभी क्रोम से डाउनलोड हो रहा है, प्ले स्टोर से थोड़ा सा उन कंपनी वालों ने हटा दिया है। वही तो कंट्रोवर्सी हो गई थी अभी कि अभी 1 महीने हुआ नहीं है, 42,000 खर्च किया, ठीक है, और ऐप हट गया हमारा उससे, प्ले स्टोर से। लेकिन उनने जो है एपीके फाइल दी है, तो उसको डाउनलोड करके आप लोग, मैंने लिंक भी दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड करके आप लोग उसको जो है क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, चीनी का उत्पादन अधिकतम कहाँ होता है? चीनी का उत्पादन अधिकतम कहाँ होता है? क्वेश्चन देख लिया, चीनी का उत्पादन अधिकतम कहाँ होता है? देखिए, ब्राजील में, क्यूबा, भारत या पाकिस्तान। आपका जो चीनी का उत्पादन है सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कोर्स आपका देखो, ओनली लाइव क्लास है और रिकॉर्डेड क्लास लगे हुए, तो 499। ई बुक्स है वो भी आपकी 499 रुपए की है, ठीक है। टेस्ट सीरीज है 299 की, ब्रह्मा 249 का है, टोटल जोड़ लो। और अभी जो है कृष्णा कोड लगा देना, 15% और डिस्काउंट मिल जाएगा। टोटल अभी जो है 75% तो चल रहा है, 65% की समथिंग, और आपको जो है 15-80% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ब्राजील, ठीक है, चीनी का उत्पादन सर्वाधिक कहां पे होता है? क्यूबा में नहीं होता बच्चा, ब्राजील में होता है। कहां पे होता है? ब्राजील। अगला क्वेश्चन, शरदकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय है? जनवरी, मार्च, नवंबर या अक्टूबर? शरदकालीन गन्ने बुआई का उचित समय क्या है? क्यूबा नहीं है भाई, क्यूबा नहीं है, क्यूबा नहीं है, ब्राजील है। चीनी का उत्पादन सर्वाधिक, क्यूबा को शुगर केन बाउल कहा जाता है भैया, चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन चीनी उत्पादन आपका सर्वाधिक आपका कहाँ नहीं है? क्यूबा में नहीं है, ब्राजील में है। शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय क्या है बच्चों? अक्टूबर के समय। शरदकालीन गन्ना कब बोया जाता है बच्चा? जो है अक्टूबर में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने से चीनी की औसत मात्रा मिलती है? 10%, 38%, 40 से 45%। औसत मात्रा, गन्ने से चीनी की औसत मात्रा कितनी मिलती है? गन्ने से चीनी की औसत मात्रा कितनी मिलती है? गन्ने से चीनी की औसत मात्रा कितनी मिलती है? तो भैया हमें जो है गन्ने से चीनी की औसत शुगर कितनी मिलती है? 10%। कितना मिलता है? 10% मिलती है, 10%। औसत शुगर कितनी मिलती है? 10%, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गन्ने के टुकड़े का शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है? डाइएथेन M45, 2,4-D थीरम है, एरिटॉन। किसका प्रयोग गन्ने के शोधन के लिए, बीज शोधन के लिए किया जाता है भैया? तो एरिटान का प्रयोग किया जाता है। एरिटान का प्रयोग जो है गन्ने के टुकड़े का शोधन हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो भैया यूपी से हो, है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है बच्चा? आपका जो है उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ प्रतिशत को कहते हैं शुगर इंडेक्स, सुक्रोज इंडेक्स, ब्रिक्स? इनमें से कोई नहीं, तो भैया उसे हम ब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिक्स। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ प्रतिशत को क्या कहा जाता है भैया? ब्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिटॉन एग्लाल, हाँ, एरिटॉन एग्लाल। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ प्रतिशत को क्या कहा जाता है बच्चों? ब्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता है? उत्पादकता बता दो, सर्वाधिक कहां पर है भैया? उत्पादकता आपकी कहां पर सर्वाधिक है? तमिलनाडु के अंदर। उत्पादकता गन्ने की सर्वाधिक कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है बच्चों? तमिलनाडु के अंदर, ठीक। उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर।
ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, 57वां प्रश्न है भैया, गन्ने में मात्र प्ररोह की अधिकतम संख्या से में निकालने के लिए गन्ने की रोपाई की जानी चाहिए रिंग विधि से, समतल विधि से, कोण विधि, नाली विधि। मात्र से मतलब है भैया बीज वाला, मात्र प्ररोह से मतलब है बीज वाला, ठीक है। तो नाली विधि, ट्रेंच मेथड से बोना चाहिए मात्र प्ररोह को निकालने के लिए। गन्ने में मात्र प्ररोह की अधिकतम संख्या में निकालने के लिए गन्ने की रोपाई की जानी चाहिए नाली विधि से या ट्रेंच विधि से। अगला क्वेश्चन, गन्ने में फूल आने का समय क्या है? नवंबर, जुलाई, अक्टूबर या फरवरी। गन्ने में फ्लावरिंग कब होती है भैया? गन्ने में फ्लावरिंग होती है आपकी कब? फरवरी के अंदर। गन्ने में फूल कब आते हैं भैया? फरवरी में। अगला क्वेश्चन, गन्ने में शर्करा ज्ञात करने का यंत्र है फोटोमीटर, लैक्टोमीटर, मोनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, है ना। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग गन्ने में किसके लिए किया जाता है? शुगर कैन या फिर कहें शर्करा ज्ञात करने के लिए की जाती है, ठीक। प्रश्न नंबर 60 दिया हुआ है, गन्ने की बीज दर है 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितने बीज दर होती है? सर आप कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, मेरा कांटेक्ट नंबर है, चलिए मैं भेज दे रहा हूँ, यहीं से दे रहा हूँ आपको, है ना, मेरे पास कीबोर्ड है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7880497104। सर जी एग्जिट ऑप्शन रखो बुक में, कुछ और आप कुछ बोलते हो, कंफ्यूज हो जाता है। कैसे? एग्जैक्ट ऑप्शन रखो बुक में, एग्जैक्ट ऑप्शन ही तो रखा है। बताइए, गन्ने की बीज दर 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हाँ मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, है ना। चलिए आगे बात करें इसके सही आंसर की, तो 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। गन्ने की बीज दर कितनी होती है? 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में गन्ने की फसल के लिए संस्तुत उर्वरक एनपीके की मात्रा क्या होती है? 150 अनुपात 60 अनुपात 60 केजी प्रति हेक्टेयर, 150 अनुपात 60 अनुपात 40 केजी प्रति हेक्टेयर, 180 अनुपात 80 अनुपात 60 केजी प्रति हेक्टेयर, या 200 अनुपात 80 अनुपात 60 केजी प्रति हेक्टेयर। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर बात करें बच्चों सही आंसर की, तो एनपीके रेशियो जो होता है संस्तुत 150 अनुपात 60 अनुपात 40 होता है, 150 अनुपात 60 अनुपात 40 होता है गन्ने के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, अर्धसाली गन्ने की फसल किस माह में बोई जाती है? तो देखो ये दोबारा से रिपीट हो गया। तो अर्धसाली गन्ने की बुआई कब की जाती है? जुलाई अगस्त में की जाती है। कब की जाती है बच्चों? जुलाई अगस्त में जो है अर्धसाली गन्ने की बुआई की जाती है। जुलाई अगस्त में अर्धसाली गन्ने की बुआई की जाती है। जुलाई अगस्त में अर्धसाली गन्ने की बुआई की जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध फसल की तुलना में गन्ने की फसल या पेड़ी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पेड़ी फसल के लिए कौन सा सत्य है? पेड़ी फसल के लिए कौन सा सत्य है? शुद्ध फसल की तुलना में इसमें न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इससे शुद्ध फसल की तुलना में अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के प्रयोग को गैर नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों से प्रतिस्थापित किया जाता है, या शुद्ध फसल की तुलना में देर से पकती है। तो भैया नाइट्रोजन शुद्ध जो आपकी पेड़ी वाली फसल होती है बच्चों, उसमें आपकी शुद्ध फसल की तुलना में अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो है शुद्ध फसल की तुलना में अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है किसे? पेड़ी फसल के लिए, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, 64वां प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी फसल ऑक्टाप्लॉयड है और वानस्पतिक आउटक्रॉसिंग द्वारा प्रचारित की जाती है? धान, गेहूं, केला, गन्ना। तो भैया वानस्पतिक ऑक्टाप्लॉयड है, और आपकी जो है गन्ना जो है 2N80 होता है, और इसका जो है ये कहें वानस्पतिक प्रजनन द्वारा या वानस्पतिक आउटक्रॉसिंग द्वारा प्रचारित होती है गन्ना। गन्ने के पकने के लिए निर्धारित के लिए टीएसएस ब्रिक्स है 32, 30 या 10 या 20। तो भैया 20 ब्रिक्स जो है टीएसएस जो है दिखाता है क्या? गन्ने की परिपक्वता। ये पूछा गया क्वेश्चन है, 3 से 4 बार रिपीट भी हो चुका है कि भैया गन्ने के परिपक्वता के लिए कितने डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए? तो भैया 20 डिग्री ब्रिक्स जो है उपयुक्त होता है। आगे क्वेश्चन आपके यहाँ पर 65 समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। आगे जो है कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं, आज वर्ड से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है,
निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? इफेक्ट, अंडरलाइन, इंडेंटेशन, फॉन्ट स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, बताइए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो भैया इंडेंटेशन नहीं होता है, अंडरलाइन होता है, इफेक्ट होता है, फॉन्ट स्टाइल। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करते हैं? इंसर्ट, फाइल, फॉर्मेट, एडिट। आपका जो हेडर और फुटर डालने के लिए हम किस मेन्यू में जाते हैं? तो भैया इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में हम इंसर्ट ही तो करें, डालेंगे ना, तो इंसर्ट करना होगा। क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस डी या दबाने से एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, हाइपरलिंक, फाइंड एंड रिप्लेस, पैराग्राफ या फॉन्ट। तो भैया फाइंड एंड रिप्लेस आ जाता है, ठीक है। आपका जो कंट्रोल प्लस डी कुंजिया दबाने से एमएस वर्ड में क्या आ जाता है? फाइंड एंड रिप्लेस आ जाता है, ठीक, क्या आ जाता है? फाइंड एंड रिप्लेस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप में सेट होता है प्रिंट व्यू, नॉर्थ, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो भैया पोर्ट्रेट होता है, मतलब खड़ा रूप में होता है, खड़े रूप में होता है, ठीक है। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ओपन करोगे तो डिफॉल्ट रूप से खड़े रूप में होगा, मतलब सामने होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहा जाता है फाइल नेम, डाटा, प्रोग्राम या रिकॉर्ड। तो भैया फाइल नेम, जो भी आप नाम दोगे फाइल को वो क्या कहलाएगा? फाइल नेम कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल, एडिट, टूल्स या स्पेशल। तो इसके लिए हमें किस में मेन्यू में जाना होगा? कट पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू में। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ेगा? हमें एडिट मेन्यू में जाना पड़ेगा। किस मेन्यू में जाना पड़ेगा? हाँ, जल्दी ही करा रहे हैं, ठीक है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट। अगला क्वेश्चन, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं? फ्रेम, पेज, सेगमेंट या पैकेट। क्या कहा जाता है? लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक में भंजित करना या विभाजित करने को क्या कहते हैं? भंजित करने या विभाजित करने को क्या कहते हैं? तो भैया पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पेज कहा जाता है। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं? पेज कहा जाता है, पेज कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो भैया आंकड़ा संचय, डेटाबेस, स्प्रेडशीट, आलेख, ग्राफिक्स पैकेज, प्रलेख संसाधन या डॉक्यूमेंट प्रोसेस। तो भैया स्प्रेडशीट यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, डाटाबेस, फाइल, फील्ड, बाइट, बिट, रिकॉर्ड या फाइल, डाटाबेस। बाइट, बिट, फाइल, रिकॉर्ड, डाटाबेस, फील्ड। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल, डाटाबेस, ठीक है। ये सही क्रम हो जाता है हायरार्की का जो है सही जो है आपका क्रम हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। प्रश्न नंबर 75 है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स, टास्क पेन, रो हेडिंग्स या फॉर्मूला बार। तो भैया फॉर्मूला बार। आपका एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। कौन करता है? फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। कौन करता है? फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी बिगमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। सेव, न्यू फाइल, सेव एंड रिप्लेस एंड सेव एज। तो भैया सेव एज का प्रयोग करना चाहिए।
हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, सेव एज। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या कमांड देना होगा, सेव एज। अगला क्वेश्चन, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल ए को। सभी डॉक्यूमेंट या फिर पूरे पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। एप्लीकेशन पर वीडियो पीडीएफ में डाउनलोड करा दीजिए। हाँ डाउनलोडेबल, देखो आप सुशील कुमार जी, ये आप क्या कीजिए कि नॉर्मली वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है, डाउनलोड हो जाएंगे वो, ठीक। वेबसाइट पे आपका सब कुछ हो जाएगा, डाउनलोड भी हो जाएगा, आपकी पीडीएफ डाउनलोड भी हो जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड वेबसाइट पे ऑप्शन, आपको क्या करना है, मोबाइल पर डेस्कटॉप मोड तो जानते हो ना, डेस्कटॉप मोड ओपन करना है, ठीक है, और या फिर डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमने जो मोबाइल नंबर दे दिया है आपको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो है सेल का कॉलम लेवल और वर्कशीट टैब नेम, सेल का रो लेवल, सेल का रो और कॉलम लेवल। बताइए आंसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो है एक सेल और रो का कॉलम लेवल। क्या है भैया, सेल का रो और कॉलम लेवल, सेल का रो और कॉलम। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है, फॉर्मूला चार्ट्स, इंसर्ट मेन्यू चार्ट, डेटा चार्ट, व्यू चार्ट। तो भैया इंसर्ट में जाओगे, कोई भी चीज आपको इंसर्ट करनी हो, चाहे पिक्चर इंसर्ट करनी हो, कोई डायग्राम या फिर कहें कोई भी आपको टेबल बनानी हो, चार्ट बनाना हो, कहाँ पे जाना है, इंसर्ट मेन्यू में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है, कॉलम का नाम, रो का नाम, पहले रो फिर कॉलम का नाम, पहले कॉलम और फिर रो का नाम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है, पहले तो भैया कॉलम फिर रो का नाम होता है, पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल एमएस ऑफिस एक्सेल में आपका जो डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है, आपका जो है, हाँ रोजाना कराएंगे इस, ठीक है, जूम कर लीजिए, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो पहले कॉलम फिर रो का नाम, ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जूम करेंगे तो फिर वो दिखेगा नहीं ना यार, इस वजह से जूम नहीं कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से है, 81 भाग 3 उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है, विनोद मेहता, आलोक मेहता, नरेंद्र मोहन, प्रतीश नंदी। बताइए किसने जो है अपनी आत्मकथा जो है लखनऊ बॉयज शीर्षक से लिखी है। तो भैया लखनऊ बॉयज शीर्षक से कौन है, विनोद मेहता ने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉयज शीर्षक से लिखी है। अगला क्वेश्चन, अज्ञे कलम नाम उपनाम से कौन लिखता था, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन या फिर कहें जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद। तो भैया सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन क्या लिखते थे, अज्ञे लिखते थे, क्या लिखते थे, अज्ञे लिखते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भैया जो है किसको जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा सम्मानित नहीं किया गया, मुंशी नवल किशोर पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार, मिर्जा गालिब पुरस्कार। कौन सा जो है पुरस्कार जो है उर्दू अकादमी द्वारा सम्मानित नहीं किया गया, तो भैया मिर्जा गालिब पुरस्कार उर्दू अकादमी द्वारा सम्मानित नहीं है। कौन सा, मिर्जा गालिब नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, 85वां प्रश्न है,
प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद। भैया गुनाहों का देवता कौन है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास किसने लिखा है? भैया धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक पद्म भूषण प्राप्त करता नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो भैया आपको ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्हें पद्म विभूषण नहीं मिला है, पद्म भूषण नहीं मिला है। जयशंकर प्रसाद को पद्म भूषण नहीं मिला है, बाकी मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन को पद्म भूषण मिला है। ठीक, ये थोड़ा सा साहित्य था आपके जो है उसमें सिलेबस में, तो उस वजह से हमने इसको ऐड कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, बुंदेली, बघेली या निमाड़ी? तो भैया निमाड़ी जो है मध्य प्रदेश में बोली जाती है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में निमाड़ी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में जो है निमाड़ी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, 88वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। महात्मा गांधी द्वारा जो है राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी बच्चों? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी द्वारा जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। किसे? मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी किसकी रचनाएं मिलती हैं? कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो ये सूरदास जी की रचनाएं मिलती हैं। जो सूर सरोवर है आपका आगरा में रुनकता में, ठीक है, वो सूरदास जी से संबंधित है। ठीक है, और जो सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है के नाम से भी जाना जाता है, रुनकता आगरा में है। ठीक है, तो सूरदास जी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा स्थापित सर्वोच्च पुरस्कार है? महर्षि व्यास पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, विश्व भारती पुरस्कार, वेद पंडित पुरस्कार। तो भैया विश्व भारती पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? जो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा या फिर कहें भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा जो है सर्वोच्च पुरस्कार स्थापित किया, विश्व भारती पुरस्कार, विश्व भारती पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बघेली आपके जो है बघेलखंड, बघेलखंड कौन सा कहलाता है आपका? नीचे वाला, दक्षिण जो आपका पन्ना, मध्य प्रदेश से पन्ना वाला जुड़ा हुआ है ना एरिया, वो वाला। अगला क्वेश्चन, हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? 1946, 1951, 1948, 1950। राज्य भाषा जो है हिंदी को कब बनाया गया था? 1951 में बनाया गया था। ठीक, हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? 1951। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा कौन सी? अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली इंडो आर्यन क्षेत्र कौन सी है? ठीक है, इंडो आर्यन भाषा कौन सी? यहाँ पर इंडो आर्यन भाषा हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है बुंदेली, बुंदेली, ऑप्शन सी है वघेली, ऑप्शन डी है ब्रज। बताओ आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली आर्यन इंडो आर्यन भाषा है भैया अवधी। अवधी बोली जा रही है ना? यूपी में पूछ रहे हैं। हाँ, यूपी में जो आपका एक है कि चित्रकूट वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर बोली जाती है ज़्यादातर। चित्रकूट हो गया, हम बताए दे रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ, ये बताए दे रहे हैं। देखो करबी हो गया, महोबा हो गया, ठीक है, आपका प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर हो गया, यहाँ पर बघेलखंड में ज़्यादातर बघेली बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है,
उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर, महोबा क्षेत्र में बोली जाने वाली मुख्य बोली अवधी, बुंदेली, बघेली या निमाड़ी। तो भैया सभी को पता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र है हमीरपुर, महोबा, तो ये बुंदेली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? शिव प्रसाद गुप्त ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, प्रेमचंद्र ने। बघेलखंड जो है आपका, ठीक है, नॉर्मली एमपी से लगा हुआ है। यूपी डिस्ट्रिक्ट हम बताए दे रहे हैं कौन कौन से बघेलखंड में आ जाते हैं। आपका जो सोनभद्र आ जाता है, ठीक है, सोनभद्र जो है बघेलखंड में आ जाता है, ठीक। इसमें ज़्यादा जिले नहीं आते, ये दक्षिणी जिले होते, सोनभद्र, ठीक है, और सहारनपुर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, सोनभद्र, प्रयागराज। बघेलखंड में कौन सा शामिल है? सोनभद्र, प्रयागराज। बघेलखंड में सोनभद्र, प्रयागराज, बघेली बोली जाती है यहाँ पर। सोनभद्र दक्षिणी जो राज्य है ना, बुंदेलखंड को छोड़कर, वहां पर आपका जो है आपको कौन सा बघेली आ जाती है, ठीक, बघेलखंड आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? शिव प्रसाद गुप्त ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर कहे रामचंद्र शुक्ल ने, या प्रेमचंद ने। आपकी जो सरस्वती नामक पत्रिका है किसने लिखी? तो भैया सरस्वती पत्रिका का सभी को पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1979 में, 1961, 1989 में, 1969 में। तो भैया उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा के रूप में 1979 में, 1989 में जो है आपका स्वीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 96 दिया हुआ है, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई थी आगरा, वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज में। तो भैया प्रयागराज में की गई थी। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? प्रयागराज। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है फैजाबाद, मेरठ, कानपुर या झांसी में। तो भैया ये कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मेरठ में स्थित है। कहाँ पर है? मेरठ में। अगला क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से। तो भैया कल्याण जो पत्रिका है कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है बच्चों? गोरखपुर से। अगला क्वेश्चन है, 99वां प्रश्न है, लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है बाराबंकी, बरेली, लखनऊ या रामपुर में। तो भैया ये कहाँ पर है उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र? आपका लखनऊ के अंदर। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था? तो 1968। 1968 से कह दिया गया था कि हिंदी का जो है प्रयोग सभी कार्यों में किया जाना चाहिए, ठीक है, हिंदी का प्रयोग सभी कार्यों में किया जाना है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और बाकी हम आपको ले चलते हैं विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पर अब, ठीक है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं और विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पर आपको ले चल रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि कहाँ से चीज़ों को खरीदें। देखो, आपको आ जाना है विजन एग्री एकेडमी .in पर। कहाँ पर आ जाना है? विजन एग्री एकेडमी .in पर आ जाना है, ठीक है। विजन एग्री एकेडमी .in ऐसा पोर्टल खुल जाएगा आपके सामने, इस तरह से आपका जो है खुल जाएगा, ठीक है, ये आपका खुल जाएगा, ठीक, ओपन हो जाए,
थोड़ा सा नेट, ठीक है, इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर देखो लाइव क्लासेस में है, लाइव क्लास में IBPS SO का भी है, और ये आपका जो है AGTA का लाइव क्लास है। इसको भी अगर ये आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो। ये आपका वीडियो कोर्सेस है, ठीक। ये आपकी E-लाइब्रेरी है, आपका AFO के लिए भी है, और साथ में साथ आपका AGTA के लिए बंडल नोट्स है, ठीक। तो नीचे आओगे तो टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, ठीक है, डेली न्यूज वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। ये देखो AGTA, यहाँ पर आ जाना, बढ़िया से टेस्ट सीरीज में आ जाना। टेस्ट सीरीज में देखो ये आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की ये टेस्ट सीरीज डली हुई है बढ़िया से, ठीक है, सारी टेस्ट सीरीज आपकी है, ठीक। ये देखो ओपन हो गई है ये टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपका AGTA लाइब्रेरी सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो ब्रह्मास्त्र वाला सेट पे 249, 499, आज 15%। देखो ये सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर मॉक टेस्ट आपके कंप्यूटर के, ठीक है, टारगेट टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ चीज़ें ऐड कर रखी हैं, ठीक है। यहाँ बाय करना है ना तो टेस्ट सीरीज के लिए इस पर टिक कर लेना, और यदि सारी चीज़ें बाय करनी हो तो सब पर टिक करके यहाँ पर जो है बाय नाउ कर देना। और यहाँ से कोई चीज़ यदि हटानी है आपको तो वो चीज़ हटा देना, जैसे वीडियो कोर्सेस है इसको हटा देना, क्योंकि लाइव क्लास के साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाती है। वीडियो कोर्स की जो है ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है। सर जी अपनी बुक दिखाओ AGTA के लिए, वो किसी और दिन दिखाएंगे, अभी टाइम नहीं है, ठीक है, तो अभी नहीं दिखा रहे हैं। और बाकी देखो नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है एक्सटर्नली, ठीक है। क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक, और यहाँ से एक्सटर्नली आपको इंस्टॉल करना है। मिलते हैं कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन सेट पेपर 8 में, ठीक है। सॉरी यहाँ से लैंड स्ट्रीम नहीं करनी है, यहाँ से करनी है।